देखिए ये जो डेरिवेशन है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपने किया था व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। नाउ द डेरिवेशन इज व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। और ये काफ़ी बार डेरिवेशन पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इंडक्टर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो ईएमएफ और करंट की क्या इक्वेशंस बनेंगी और क्या फेजर डायग्राम बनेगा। आपको इस डेरिवेशन में फेजर डायग्राम तक कंप्लीट करना है। इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल या सोलेनॉइड। आपको पता है वायर का इस तरह का एक स्ट्रक्चर, ये सोलेनॉइड होता है, इसे जनरली कॉइल भी बोल देते हैं। इसको आपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया, ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो आपको ई की वैल्यू हमेशा ई नॉट साइन ओमेगा टी देगा। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से ई की वैल्यू हमेशा आपको ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलती है। ऐसा आप एसी जनरेटर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये इसका ईएमएफ ई ही है, ये टर्मिनल उस वक्त नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पे जीरो पोटेंशियल मान लिया, पॉजिटिव पे ई मान लिया। मतलब ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है और उस बैटरी का वोल्टेज उस वक्त टी टाइम पर ई है। मतलब कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की हो गई, ये एक बैटरी है इस वक्त, उस वक्त बैटरी है ये। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग वोल्टेज की बैटरी है, टी टाइम पर ये ई वोल्टेज की बैटरी है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। सिर्फ टी टाइम पर, टाइम चेंज हुआ ईएमएफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का मतलब है ईएमएफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने मान लिया किसी टाइम टी पर ये ईएमएफ वोल्टेज की बैटरी की तरह काम कर रहा है एसी सोर्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट स्टार्ट करा देना। आई इसमें से फ्लो होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि बैटरी के पॉजिटिव से अगर आई स्टार्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और नेगेटिव पे पहुंचने के लिए उसे इंडक्टर से पास होना पड़ेगा, और ये इस तरह से नेगेटिव पे पहुंच जाएगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, वो हमेशा पोटेंशियल का अपोज करते हैं। इसका मतलब उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा इस बैटरी के अपोजिट होगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, रेजिस्टेंस के लिए आपने लिखा था माइनस आई आर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी ईएमएफ पॉजिटिव है बैटरी का, तो रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस होगा। इसी तरह से इंडक्टर में, इसी तरह से कैपेसिटर में। अब मान लेते हैं इस इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VL। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप मान सकते हो, इस पूरे को हम कह सकते हैं माइनस VR। माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, और VR का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो अब मैं यहां पर इसे अप्लाई कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ही होता है। L के अक्रॉस VL हो गया, प्लस E इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट किया, माइनस VL प्लस E इज इक्वल टू 0, क्योंकि बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया ए से, और ए पे पहुँचना है आपको, पूरा सर्किट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कॉइल के अक्रॉस गए, करंट की डायरेक्शन के अलोंग, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस VL। और बैटरी में ऐसे कैसे गए? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो माइनस VL प्लस E इक्वल्स टू 0। यहाँ से EMF आ गया हमारा VL। मतलब जितना भी बैटरी का वोल्टेज है वो सारा के सारा इसके अक्रॉस डेवलप हो जाएगा VL। अब इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को फैराडे और लेंस से हमने कैलकुलेट किया था कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF जो है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्लक्स में चेंज होना। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? हम पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस में कि फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, करंट बार बार चेंज हो रही है। करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने से EMF चेंज होगा।
और उस ईएमएफ को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू लेंज एंड फैराडे, और माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू एल इंटू आई, एल कॉन्स्टेंट होता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसको बाहर ले लिया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये ईएमएफ हमेशा जब भी हम इंडक्टेंस के अक्रॉस लिखेंगे तो वो लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, और डायरेक्शन में ऑलरेडी ले चुका हूँ, बार बार नहीं लेंगे डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। किरचॉफ रूल में आप ऑलरेडी माइनस ले चुके हो, अब मुझे इसका सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही हमारा ईएमएफ है, क्योंकि ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, इंडक्टेंस के लिए। यहाँ हम उसे क्या मान रहे हैं, वी एल, तो वी एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पुट कर देंगे, तो ई इक्वल्स टू आ गया एल डी आई बाई डी टी। अब आपने क्या किया, इस डी टी को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल का डिवाइड किया, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है करने का, कि जो एसी सोर्स के अक्रॉस ईएमएफ होता है वो हमेशा होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें अब करंट की इक्वेशन बनानी है, तो मैंने ई की वैल्यू वापस अगेन ऐसे लिख दी। हर केस में ईएमएफ हमेशा ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना है, dt से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L का डिवाइड किया, ये हमारा आ गया di। अब हमारे पास di की इक्वेशन आ गई, तो करंट की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें, इसे इंटीग्रेट कर दो। तो आप अब लाइन लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ई नोट का मतलब पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, और ये हमारा इंडक्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी इजिकल टू डी आई का इंटीग्रेशन आपको पता आई, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट और लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया सी। इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, सी प्लस ई नोट बाई एल, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी साथ में है, तो इस ओमेगा टी में ओमेगा का डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन हो गया इजिकल टू आई। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ई की इक्वेशन क्या थी, ई की इक्वेशन थी हमारे पास ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई की इक्वेशन आई है कॉस में, वो भी माइनस साइन के साथ। मैं इसे और इसे कंपेयर नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कौन सी करंट आगे है या ईएमएफ पीछे है या क्या है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस की फॉर्म में, तभी आप इनके बीच में कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो बेटर है कि इसको हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि किसका फेज आगे है, किसका फेज पीछे है, और उसे फेजर डायग्राम में शो कर पाएंगे। तो पहले एक बार यहाँ तक उतार लीजिए आप। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, किरचॉफ सेकंड रूल सबसे पहले अप्लाई किया। इसके अक्रॉस जब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आएगा। VL का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। रेजिस्टेंस के केस में यहाँ लिखेंगे हम इसे VR। ग्लूकोज कम। तो देखिए माइनस हमेशा लगाना ही आपको, क्योंकि जब भी करंट की डायरेक्शन में चलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कम होता है, तो कम के लिए माइनस लगाते हैं। इंडक्टर हो मतलब कॉइल हो तो VL लगाएंगे, रेजिस्टेंस हो तो VR लगाएंगे, और कैपेसिटर हो तो VC लगाएंगे। तो माइनस VR आएगा या माइनस VL आएगा या माइनस VC आएगा, प्लस E इजिकल टू 0। तो किरचॉफ सेकंड रूल से हमारे पास ये इक्वेशन आई। तो हमने यहाँ तक इसे फॉर्म कर लिया था। अब देखिए इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है, उससे पहले इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में एक बार सोचते हैं। ये तो मालूम है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव होती है, हाफ टाइम के लिए नेगेटिव होती है। इसका मतलब इसका एवरेज तो 0 आएगा, और हमें ये भी मालूम है एक साइकिल के लिए कॉस का एवरेज 0 होता है, एक साइकिल के लिए साइन का एवरेज भी 0 होता है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, ये आधा पॉजिटिव है देखिए, आधा ये नेगेटिव है। तो हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव है, हाफ के लिए नेगेटिव है, तो 0 आएगा। तो कॉस का ग्राफ भी हाफ टाइम के लिए 0 आता है, मतलब कॉस का जो
कर्व है वो हमारा एक साइकिल के लिए 0 आता है, साइन का कर्व भी एक साइकिल के लिए 0 आता है, तो ये तो हमें मालूम है कि इसका जो एवरेज है वो 0 होगा, लेकिन हमें चाहिए एवरेज इसका, और ये भी मालूम है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसका एवरेज 0 आएगा, इसका एवरेज 0 होता है, इसका एवरेज 0 आना चाहिए। तो ये 0 तभी आ सकता है जब इसका एवरेज तो 0 है, ये भी 0 हो, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली 0 होना ही है, इसका एवरेज तो 0 है और इसका एवरेज 0 होना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो। इसका मतलब जब भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट के डेरिवेशंस करेंगे उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा 0 आएगा, इसे हटा देंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया इसलिए था कि इसके अंदर लिमिट्स नहीं है, लेकिन इसे 0 इसलिए किया क्योंकि इसका एवरेज हमेशा 0 होता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0, ये तो 0 है ही, ये भी 0 हो। अगर मैं इसे 5 ले लूँगा, मान लो मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट 5 ले लिया, तो इसका एवरेज तो 0 है, तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए, 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ 0 हो। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें हमेशा 0 होता है। ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया, तो करंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास -E0 अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई आई की। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं हम, साइन की फॉर्म में लिखना है, और ध्यान रखना ये माइनस भी है, तो मैंने पहले इसे लिखा, दो तरीके हैं आपके पास साइन की फॉर्म में लिखने के, या तो इसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ऑल STC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव आ गया, तो ये इसकी जगह लिख दिया, माइनस बाहर है ही ऑलरेडी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, -E0 बाई ओमेगा एल, साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसको लिखने के, तो दोनों तरीके लिख लिए। अब कंपेयर तभी कर सकते हैं जब साइन के साथ यहाँ पर ओमेगा टी आ गया, साइन का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपेयर तभी कर सकते हैं जब यहाँ का माइनस अंदर डालें, क्योंकि ई की इक्वेशन हमारे पास में E0 साइन ओमेगा टी है और साइन से पहले पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो इस माइनस को हमें अंदर रखना पड़ेगा। और हमारे पास एक आइडेंटिटी है, माइनस ऑफ साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब साइन के बाहर माइनस हो तो उसे एंगल के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ माइनस को अंदर डालेंगे तो ये माइनस यहाँ आ गया और ये माइनस यहाँ आ गया, और इस माइनस को अंदर डाला तो ये माइनस यहाँ आ गया और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। इस आइडेंटिटी के बेस पे हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ देखिए साइन के साथ प्लस का ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ भी साइन के साथ प्लस का ओमेगा टी आ रहा है, लेकिन यहाँ साइन के साथ माइनस ओमेगा टी आ रहा है। ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, लेकिन हमारे काम की नहीं है, हमारे कंपेयरिंग के लिए काम नहीं आएगी, तो हमें यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ई की इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी से पहले प्लस साइन आना है, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा टी वाली टर्म को पहले लिख दूँ, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दूँ, तो ये हमारा आ गया ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब देखिए साइन से पहले प्लस का साइन, साइन से पहले प्लस का साइन, ओमेगा टी से पहले प्लस का साइन, ओमेगा टी से पहले प्लस का साइन, मतलब अब आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों साइन की फॉर्म में और ओमेगा टी से पहले पॉजिटिव साइन है। ई का फेज कितना है? ई का फेज है ओमेगा टी, और आई का फेज कितना है? आई का फेज है ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब जो करंट है वो 90 डिग्री फेज पीछे है, तो हम कह सकते हैं करंट बोलेगा तू चल मैं आई, तू चल मैं आई, पीछे पीछे आई। कितने पीछे आई? 90 डिग्री पीछे आई, क्योंकि इसका फेज 90 डिग्री है, 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब ईएमएफ जब भी मैक्सिमम होगा, करंट उस वक्त मैक्सिमम नहीं होगा, करंट उसके 90 डिग्री पीछे होगा। तो ये दो इक्वेशंस बना ली। अब देखिए E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी बनेगा, मतलब जो भी आगे फेज है वो तो बनेगा। ये I0 है, तो इसे मैं I0 ही लिख लेता हूँ, और ये श्योर I0 होना ही होना चाहिए,
क्योंकि SHM में हमेशा ऐसे लिखते हैं, कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू उसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन समथिंग। तो इसे मैंने अभी I0 लिख दिया। तो अब आपके पास में ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस के बेस पर हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई थी, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो आपने दो इक्वेशंस बनाई, जो आपके काम की है वो इक्वेशन आपने ग्रैब कर ली और जो काम की नहीं है उसे आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये सही है, इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारे काम की नहीं है, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए, अब बनाएंगे हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें ई और आई दोनों के फेज दिखा सके। तो सबसे पहले ई का फेज दिखाएंगे, और ई का फेज आप चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो और चाहे इंडक्टर हो, सेम वे है। सबसे पहले रेफरेंस लाइन लेंगे, रेफरेंस लाइन पे एंगल 0 होता है, ये एंगल है हमारा ओमेगा टी। इससे पहले पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज हम कितना एंगल चलेंगे, ओमेगा टी, और उस पर क्या शो करेंगे, E0, और उसका इस एक्सेस पे हम इम्प्रेशन लेंगे, वो क्या आएगा हमारा E। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, फेजर डायग्राम वाले, फेजर डायग्राम ऐसे शो करेंगे। अब देखिए, अब हमें I का भी फेज दिखाना है, और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस 90। चलेंगे कहाँ से, रेफरेंस लाइन से, क्योंकि एंगल 0 है। ओमेगा टी से पहले पॉजिटिव साइन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलेंगे ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज चले, और फिर क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री। यहाँ पहुँचने के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आपके पास ये हमारा I0 आ जाएगा, और I0 का इधर इम्प्रेशन डालेंगे इस वाली एक्सेस पे, तो Y आ जाएगा। तो फेजर डायग्राम में साफ साफ शो हो रहा है कि E0 और I0, मतलब जब E0 मैक्सिमम होगा तो I0 उस वक्त मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि दोनों सेम फेज में नहीं है। इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। तो EMF I से 90 डिग्री आगे है, तो जो जो काम EMF करेगा वो I वाला भी करेगा, लेकिन 90 डिग्री फेज बाद। मतलब EMF मैक्सिमम होगा, I0 उस वक्त मैक्सिमम नहीं होगा, 90 डिग्री फेज बाद मैक्सिमम होगा। ये हमें फेजर डायग्राम से ही शो हो रहा है कि दोनों के फेज सेम नहीं है। ठीक है, देखिए लास्ट इसके अंदर यहाँ तक, वैसे आपको यहीं तक करके आना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्राफ बताइए, EMF और I का जो ग्राफ होगा वो टाइम के साथ या एंगल के साथ कैसे शो करेगा। अगर एंगल में पूछा है तो यहाँ पर एंगल में दिखाएंगे, और टाइम के साथ पूछा तो यहाँ टाइम दिखाएंगे। टाइम अगर दिखाएंगे तो ये टाइम 0 दिखाएंगे, ये T/4 दिखाएंगे, ये T/2 दिखाएंगे, ये 3T/4 दिखाएंगे, और ये कैपिटल T दिखाएंगे। अब देखिए, हमने कॉइल के केस में ऐसे लिया था। सबसे पहले ये कॉइल है आपके पास में, इस तरह से ले ली, मान लो कॉइल हमने, और ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो कॉइल का रोटेशन कर रहा हूँ, इसी पोजीशन को वापस लाऊंगा। ये क्वार्टर रिवोल्यूशन हो गया, ये हाफ रिवोल्यूशन हो गया, ये 3/4 रिवोल्यूशन हो गया, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे कैपिटल T कहते हैं। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं कंप्लीट कर दिया, वो कैपिटल T टाइम है। इस कैपिटल T टाइम में ये एक रिवोल्यूशन कर रहा है, और एक रिवोल्यूशन में एंगल फॉर्म करता है 2π। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, बेसिक इक्वेशन है कि कैपिटल T टाइम, एक रिवोल्यूशन का टाइम में एंगल फॉर्म होता है 2π रेडियन। तो अगर मुझे T/4 चाहिए, T/4 पर कितना एंगल होगा, तो मैं 2π/4 कर दूंगा, तो यहाँ से π/2 आ जाएगा। मतलब टाइम के फॉर्म में पूछा हो तो ऐसे लिखेंगे, और एंगल के फॉर्म में पूछा हो तो ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये 2π हो जाएगा। एंगल के फॉर्म में पूछा हो, और टाइम के फॉर्म में पूछा हो तो ऊपर वाला रिलेशन लिखेंगे। अब सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे EMF का ग्राफ। और देखिए EMF का ग्राफ किससे बनेगा, ये इक्वेशन है आपके पास, साइन कर्व। इसे काफ़ी बार बना चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको। ये साइन कर्व बना देंगे ऐसे,
ये ईएमएफ का कर्व आ गया हमारे पास। तो सिंपल है, साइन के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब हमें बनाना है करंट का ग्राफ। अगर करंट का ग्राफ बनाना है तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी ईएमएफ काम करेगा करंट भी वही काम करेगी, लेकिन 90 डिग्री फेज बाद। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे ये है, तो यहाँ पर तो देखिए करंट के लिए हमें कैसे ग्राफ बनाना है कि करंट कोई भी काम करेगा वो हमेशा ईएमएफ से पीछे करेगा। मतलब करंट मैक्सिमम तब होगा जब ईएमएफ मैक्सिमम हो चुका होगा उसके 90 डिग्री फेज बाद। जैसे करंट का ग्राफ बनाते टाइम हमें देखना है पहले ईएमएफ कब मैक्सिमम है। ईएमएफ T/4 पे मैक्सिमम है, तो करंट इसके 90 डिग्री फेज बाद मैक्सिमम होगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा करंट, तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैंने करंट के लिए ग्राफ ढूंढ लिया। ईएमएफ यहाँ 0 है, तो करंट इसके 90 डिग्री फेज बाद, मतलब यहाँ 0 होगा करंट। ईएमएफ यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम है, तो करंट इसके 90 डिग्री फेज बाद यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम होगा। और जब आप इसको ग्राफ फॉर्म में, कर्व फॉर्म में दिखाएंगे तो अपने पास ये सारे पॉइंट्स आ गए। इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाना है। देखिए इस तरह से आप मिलाएंगे इन पॉइंट्स को। तो इसको मैं चाहूँ तो रेड पेन से भी एक बार दिखा देता हूँ कि करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह से चल रहा है। मतलब ईएमएफ जो भी काम कर रहा है करंट उसके 90 डिग्री फेज बाद कर रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ईएमएफ यहाँ 0 है, करंट इसके 90 डिग्री फेज बाद यहाँ 0 है। करंट में यहाँ आ गया ग्राफ। अब देखिए ये यहाँ पर अगर पीछे वाला ग्राफ हमें बताना नहीं है तो हमने बेटर क्या है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी और उसे कर्व फॉर्म में बना के ला सकते हैं। तो ये आपका करंट का ग्राफ हो गया और ये आपका ईएमएफ का ग्राफ हो गया। गॉट इट? थैंक यू।